लिन परिवार की वह लड़की बचपन से ही बहुत चंचल और खुली स्वभाव की थी और जब भी उसके माता पिता घर से बाहर जाते वह मुझे अपने रूम में खेलने के लिए बुला लेती थी, जैसे उसके लिए मैं कोई खास सीक्रेट हूँ। एक बार जब मैं उसके घर गया तो उसके हाथ में पिंक मेडिसिन की एक बोतल थी। उसका चेहरा थोड़ा लाल था और वह नजारा कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन मेरी अटेंशन हटाने के लिए उसने बड़े प्यार से मेरे लिए टेबल पर कई अच्छे खासे डिशेस लगा दिए। मैंने पेट भरकर खाया, लेकिन पता नहीं क्यों खाने के बाद मेरी आंखों पर नींद भारी पड़ने लगी और जब मैं सोकर उठा तो मेरा शरीर बहुत कमजोर महसूस हो रहा था, जैसे सारी एनर्जी कहीं गायब हो गई हो। ऐसा भी लगा कि मैंने बिस्तर पर ही पेशाब कर दिया था और सबसे अजीब बात यह थी कि मेरी बहन भी गायब हो चुकी थी। मुझे नहीं पता वह कहाँ चली गई। फिर समय बीता और जब मैं 18 साल का हुआ तब मैंने अपनी वह लिन बहन फिर से देखी जो बचपन से ही मुझे पसंद करती थी। उस समय मैं स्कूल से वापस आ रहा था, ऊपर नजर उठाई तो सामने ब्लैक लाइट वाला हाउस दिखा। कॉर्नर की तरफ देखा तो ऑपोजिट रूम का डोर धुंधली रोशनी में नहाया हुआ था। वही हल्की रोशनी अंदर से बाहर फैल रही थी और उसी पल मेरे दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। मेरे कदम उलझ गए। ऊपर से बाहर से मैं शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर कंफ्यूजन और डर दोनों साथ साथ चल रहे थे। मैं धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ा, दरवाजा खोला और अंदर चला गया। मैंने नॉक करना भी भूल गया। यह भी भूल गया कि मैं किसी प्राइवेट घर में बिना इजाजत घुस रहा हूँ। यह भी भूल गया कि मैं और सामने वाला बस कुछ सालों से न मिले पड़ोसी हैं। मैं खुद ही अंदर घुस गया। मेरे हाथ में गन थी और मैं उस चीज को ढूंढना चाहता था जो मुझे परेशान कर रही थी। हवा में स्मोक की हल्की गंध थी। घर बहुत साफ सुथरा था। फ्लोर पर अभी अभी पानी पहुंचा गया था। साफ समझ आ रहा था कि अभी अभी सफाई हुई है। दरवाजे के पास दो बड़े ब्लैक गार्बेज बैग्स पड़े थे और पोर्च के पास ब्लू रंग के विमेन स्नीकर्स रखे थे। किचन की तरफ सब कुछ ठीक था। पीछे बंधे लंबे बाल, चेहरे पर हल्की मैच्योरिटी और सामने एक ऐसी बहन जो न रिलेटिव थी न फ्रेंड, फिर भी आज भी उतनी ही सुंदर लग रही थी। मुस्कान में सॉफ्टनेस थी और चेहरे पर एक ग्रोन अप सा कॉन्फिडेंस था, लेकिन उम्र के हिसाब से वह अब भी बहुत यंग लग रही थी, जैसे अभी अभी कॉलेज से ग्रेजुएट हुई हो। और हाँ, वह मुझसे 5 साल बड़ी थी। वह हंसते हुए बोली, मजाक नहीं कर रही? खाना खा लिया क्या? क्या मेरी सिस्टर के घर कुछ खाओगे? लगभग खाना तैयार ही है। मैं थोड़ा अटका हुआ था, इसीलिए मैंने सिर हिलाकर कहा कि अभी नहीं खाया, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक हेजिटेशन थी। पर उसने तो कई डिशेस बना रखी थी, ऐसे में खाना छोड़ना भी वेस्ट लगता, इसीलिए मैं चुपचाप चेयर खींचकर बैठ गया और राइस बॉक्स नीचे रख दिया। टेबल पर कई डिशेस थी, मांस भी था और सब्जियां भी। बहुत समय बाद मैंने इतना रिच डिनर देखा था। उसने सामने राइस का बोल रखा और कहा, चलो मेरी कुकिंग छक्कर तो देखो। मैंने चॉपस्टिक्स उठाकर स्वाद लिया और सच में जैसे स्वाद लगभग भूल ही गया था। खाना पेट में उतरते ही मन थोड़ा हल्का हुआ। टेस्ट हल्का सॉल्टी था, लेकिन बहुत टेस्टी था। मैंने मन ही मन सोचा कि लिन वांचिंग की कुकिंग आज भी उतनी ही अच्छी है और उसके मुंह से भी यही निकला कि वह अब भी कितना अच्छा खाना बनाती है। इस पर वांचिंग ने एप्रन उतारते हुए चेयर खींची और मेरे सामने बैठ गई। व्हाइट वॉल पर एग योक जैसी वार्म लाइट पड़ रही थी। उसका नाजुक चेहरा उस वार्म स्माइल के साथ और भी सॉफ्ट लग रहा था और मैं चाह कर भी अपनी गार्ड पूरी तरह नीचे नहीं कर पा रहा था। वह चुपचाप वेजिटेबल्स खाती रही। उसके मूवमेंट्स बहुत ग्रेसफुल थे और उसकी नजरें बार बार सिर्फ मुझ पर टिकती रहीं। वह समझ गई थी कि मैं सच में भूखा था, फिर भी मैं झिझक और प्राइड के कारण खुलकर कुछ कह नहीं पा रहा था। वांचिंग ने कुछ देर चुप रहकर धीरे से पूछा, क्या तुम भर गए? एक बोल और दे दूं? मैं थोड़ा रुक गया, लेकिन नर्वसनेस और सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से मजबूरी में बोला, नहीं काफी है, मैं फुल हूँ। लेकिन उसने मेरे चेहरे की हेजिटेशन और उदासी साफ देख ली। उसने मेरे सामने वाला बोल उठा लिया और बोली, मैं एक और दे देती हूँ, राइस थोड़ा ज्यादा हो गया है, वेस्ट हो जाएगा। फिर उसने अपने हाथों से मेरे लिए फिर से राइस परोस दिया। उसकी हर हरकत बहुत केयरफुल थी, जैसे वह कोई बच्चा हो जो बड़े घर में बैठकर वही करे जो उसे सबसे अच्छा आता है। उसकी आवाज और भी जेंटल हो गई। चेन्यू, मैंने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया, जैसे उसने मेरे भीतर कुछ सॉफ्ट सा छू लिया हो। फिर वह पूछने लगी, अभी तुमने मुझे क्या कहा? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। बात अचानक आ गई थी, इसलिए मैंने धीरे से कहा, सिस्टर वैंकिंग। वह हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अरे मैं तो अभी भी चेन्यू की सिस्टर हूँ, हमारा रिलेशन तो नहीं बदला है ना। ये कहकर उसने मेरा सिर धीरे से छू लिया। उसके लंबे सफेद हाथों ने मेरे छोटे बालों को ऐसे ढक लिया जैसे किसी शाय छोटे भाई को प्यार से हिम्मत दी जा रही हो। और उसी पल मैं समझ गया कि वह क्या कहना चाह रही थी। हाँ, सब कुछ बदला था, लेकिन हमारे बीच का रिश्ता, उसका अपनापन और उस पुराने लव का एहसास आज भी वैसा ही था। कभी सोचा है कि एक साधारण डिनर भी इंसान के दिल में इतनी अजीब सी हलचल पैदा कर सकता है, जहाँ शाइनेस, कंफ्यूजन और एक अनकही फीलिंग सब कुछ एक साथ टकराने लगते हैं। क्योंकि उस रात मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं बहुत झिझक रहा था क्योंकि सामने बैठी लीन वांचिंग अब पहले जैसी नहीं रही थी। वह बदल चुकी थी, लेकिन उसके अंदर की वही नरम दिल वाली सिस्टर आज भी मौजूद थी, जो मुझे उसी पुराने अपनापन और सॉफ्टनेस के साथ देख रही थी। और जैसे ही मैं ये समझ पाया, मेरे अंदर का डर थोड़ा ढीला पड़ गया। मैं चुपचाप खाना खाने लगा, जैसे कई दिनों से भूखा था। हर कौर के साथ मुझे एहसास हो रहा था कि मैंने बहुत समय से ऐसा अच्छा खाना नहीं खाया। हल्की रोशनी मेरे सिर पर पड़ रही थी और वांचिंग की नजरें मेरे चेहरे पर टिक गई थी। वह मुझे ध्यान से देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और सॉफ्टनेस थी। उसकी त्वचा बिल्कुल सफेद जेड जैसी चमक रही थी और उसकी मौजूदगी में वही पुरानी यादों की खुशबू अब भी जिंदा थी। मैंने दूसरा बोल खत्म किया, लेकिन फिर भी पेट पूरी तरह भरा नहीं लग रहा था। सामने रखे स्वादिष्ट डिशेस अब भी मुझे अपनी तरफ खींच रहे थे। तभी मैंने देखा कि
वानचिंग मेरा बोल उठाने वाली है। और वह बड़े ध्यान से मेरे छोटे से सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखते हुए बोली कि एक और ले लो, अभी काफी बचा है। मैंने देखा कि वह अपना ही बाउल उठाने लगी, जैसे मुझे देना चाहती हो। मैंने तुरंत कहा कि मैं खुद कर लूंगा, लेकिन उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा कि पहले भी तो मैं तुम्हारी हर चीज में मदद करती थी। और उसकी यह बात सुनकर मेरे पास मना करने का कोई कारण नहीं बचा। मैंने बस धीरे से कहा कि धन्यवाद, बस आधा ही दे दो, मैं लगभग भर चुका हूँ। वानचिंग ने उस आधे बोल को देखा, उसमें बहुत कम खाना था, जैसे उसने खुद ठीक से खाया ही नहीं। और फिर उसने अपना बोल मेरी तरफ बढ़ा दिया। उसने कहा कि वह खुद इतना नहीं खा पाएगी, इसीलिए ये मुझे दे रही है। मैंने उस बोल की तरफ देखा, चावल बिल्कुल साफ थे, मेरे बोल की तरह तेल या गंदगी नहीं थी। लेकिन फिर भी इस छोटे से जेस्चर ने मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी, जैसे कोई अनकहा कनेक्शन हो, एक इनडायरेक्ट किस जैसा एहसास। और यही बात मेरे दिमाग में बार बार घूमने लगी। मेरा दिल अचानक बहुत सेंसिटिव हो गया। मुझे बचपन की वो धुंधली यादें याद आने लगी, जहां मैं और वानचिंग काफी करीब थे। भले ही मुझे सब कुछ साफ साफ याद नहीं था, लेकिन इतना जरूर पता था कि वह हमेशा मेरे साथ बहुत अच्छी रही थी, जैसे मुझे अपना छोटा भाई मानती हो। उस समय मेरे मन में उसके लिए कोई अलग तरह का थॉट नहीं था। मैं बस इतना जानता था कि यह सिस्टर बहुत सुंदर और बहुत दयालु है और उसका बनाया खाना मुझे बहुत पसंद है, बस इतना ही। लेकिन अब जब मैं लगभग 18 साल का हो चुका था, तो मेरे अंदर एक अलग समझ आ चुकी थी। लड़का और लड़की के बीच दूरी का एहसास, अपनी झिझक और सेल्फ अवेयरनेस अब साफ दिखने लगी थी। शायद इसी वजह से मैं उतना खुलकर नहीं खा पा रहा था। वानचिंग ने यह सब नोटिस किया। उसके चेहरे पर हल्का सा बदलाव आया, जैसे उसे समझ आ गया हो कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ और अब पहले जैसा मासूम बच्चा नहीं रहा। शायद उसे यह भी लगा कि मैं उसे दूरी बना रहा हूँ या फिर उसे पसंद नहीं करता। लेकिन उसने अपने मन की बात छुपा ली और फिर भी वही नरम मुस्कान बनाए रखी। वह हल्के मजाक में बोली कि क्या आप मेरी बात नहीं मानोगे, क्या मैं तुम्हें डांटूं? और यह सुनकर मैं तुरंत घबरा गया। मैंने जल्दी से बोल उठाया और खाना निगलने लगा। लेकिन इस बार उस खाने का स्वाद पहले जैसा नहीं था, क्योंकि मेरे दिमाग में बार बार यही चल रहा था कि ये वही खाना है जो वानचिंग ने अभी खाया था। और ये सोच मेरे मन को लगातार डिस्टर्ब कर रही थी। फिर भी आखिर में मैंने पूरा बाउल खत्म कर दिया। उसके बाद मैंने टेबल पर बचे हुए खाने की तरफ देखा और धीरे से कहा कि मैं डिशेस धो देता हूँ, क्या तुम भर गई हो? लेकिन वानचिंग ने कोई जल्दी नहीं दिखाई। वह बस मुस्कुराई और मुझे उसी तरह देखती रही, जैसे सालों बाद वह इस पल को जीना चाहती हो। उसने कहा कि पहले थोड़ी बात कर लेते हैं, इतने सालों बाद मिले हैं और सच में मैं अब बड़ा हो चुका था और वह पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और मैच्योर लग रही थी। मेरी यादों में वानचिंग हमेशा एक कोमल सुंदर लड़की थी, लेकिन अब उसमें एक सधी हुई और गहरी सॉफ्टनेस आ चुकी थी, जैसे एक मैच्योर वुमन की गरिमा। फिर उसने हल्के से पूछा कि क्या मैंने उसे मिस किया, और मेरे मन में बिना सोचे जवाब आया कि हाँ, क्योंकि जब वह बिना कुछ बताए चली गई थी तो मैं काफी समय तक उदास रहा था। ये सुनकर उसने हल्का सा सिर झुकाया। उसकी लंबी गर्दन और बाल मेरे कंधे को छू गए और उसकी आवाज थोड़ी भारी हो गई। उसने बताया कि उस समय उसके पिता का देहांत हो गया था और परिवार ने उसे सब कुछ संभालने के लिए बुला लिया था, और उसी वजह से वह बिना कुछ कहे अचानक चली गई थी। मैं उस पल थोड़ा असहज हो गया था, इसीलिए बहुत धीमे से माफी मांगी। लेकिन वानचिंग ने तुरंत रोक दिया और कहा कि माफी की कोई जरूरत नहीं है, ये चेन यू की गलती नहीं है। फिर उसने एक बार फिर प्यार से मेरा सिर छुआ और उसके चेहरे पर वही दयालु जेंटल सा भाव था जो हमेशा से उसके साथ जुड़ा रहा था, जैसे उसे अच्छे बच्चे वाली मासूम शक्ल बहुत पसंद हो। और शायद सच भी यही था। फिर उसने पूछा कि अब घर वाले कैसे हैं, तो मैंने कहा कि अब हालात पहले से बेहतर हैं, अब कोई मुझे कुछ भी मजबूरी में नहीं करा सकता। फिर बातों ही बातों में उसने मेरे चाचा के बारे में पूछा और मैंने नीचे देखते हुए धीरे से जवाब दिया कि मेरे पिता की कुछ साल पहले ही मृत्यु हो चुकी है। मेरी आवाज साफ थी, क्योंकि सच ये था कि उस दुख से मैं बहुत पहले ही बाहर निकल चुका था, बस बड़ों की बनाई हुई उस मजबूर जिंदगी का आदी हो गया था। लेकिन जैसे ही मैंने फिर से वानचिंग को देखा, बीते हुए सारे दिन एक एक करके वापस लौटते हुए लगने लगे, यहाँ तक कि पिता का चेहरा भी यादों में उभर आया। मैंने फिर धीरे से कहा कि बहन ने दुख की बात छेड़ दी, लेकिन वह बोली कि कोई बात नहीं, वह अब ठीक हूँ। और तभी मुझे याद आया कि अभी अभी तो उसने ही कहा था कि माफी की जरूरत नहीं। वानचिंग के चेहरे पर फिर वही आधी प्यार आधी शरारत वाली मुस्कान लौट आई और उसने बड़े सहज ढंग से कहा कि अब जेएनयू सीनियर ईयर में है, अगले साल ग्रेजुएशन है, तो स्कूल में कोई लड़की पसंद है क्या? तुम तो इतने अच्छे दिखते हो, तुम्हारे आसपास तो बहुत सी सुंदर लड़कियां होंगी। मैंने तुरंत कहा कि नहीं, बस 2-3 दोस्त हैं जिनसे ठीक से बात हो जाती है। लेकिन वह रुकी नहीं। उसने फिर हल्के से वही सवाल दाग दिया कि क्या सच में कोई लड़की पसंद नहीं? उसकी कोमल आंखें नीचे झुकती हुई मेरी तरफ देख रही थी और उनमें हंसी साफ झलक रही थी। उसके शब्द मजाक जैसे थे, लेकिन उनके पीछे की हवा कुछ और ही थी। और मेरे दिमाग में अचानक मुस्कुराती हुई सुमू का चेहरा आ गया। मुझे खुद समझ नहीं आया क्यों, बस महसूस हुआ कि शायद मैं सच में सुमू को पसंद करता हूँ, लेकिन अब तक खुद से ही इनकार करता आया हूँ। उसे मानने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, उसके पास जाने की भी हिम्मत नहीं थी। वानचिंग ने फिर पूछा कि क्या मैंने किसी लड़की के बारे में सोचा, और मैं फिर से नहीं नहीं कहता रहा। लेकिन उसी पल मुझे अपनी ही कमजोरी साफ दिखने लगी। मेरे हाथ पसीने से भीग गए और मैं अंदर ही अंदर टूटने लगा। तभी उसने बात बदल दी, बोली कि वह मुझ पर भरोसा करती है, अगले साल कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, इसलिए अब पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। फिर वह बाउल उठाकर खड़ी हो गई और जब उसने देखा कि मैं खुद सफाई करना चाहता हूँ तो उसने हाथ से इशारा किया कि मैं खुद कर लूं, क्योंकि जेएनयू स्कूल के साथ साथ काम भी करता है, इसीलिए थक गया होगा, इसीलिए उसे जल्दी आराम करना चाहिए। मैंने भी
उसकी बात नहीं काटी, बस थोड़ी झिझक के साथ प्लास्टिक बैग उठाई और वह बोली कि अब उसे जाना होगा, अगर किसी मदद की जरूरत हो तो बगल वाले घर से उसे बुला लेना। जब वह बाउल को पानी में रखने लगी, उसी समय मुझे दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज सुनाई दी और उसके चेहरे की मुस्कान जैसे अचानक टूट गई। उसके बाद एक ठंडक सी पूरे माहौल में फैल गई। रात के 9:53 हो चुके थे। मैं बेड के पास बैठा था। बाहर खिड़की से ठंडी हवा टकरा रही थी और कमरे में अजीब सी सर्दी उतर आई थी क्योंकि एयर कंडीशनर भी खराब था। इस अजीब दोबारा मिलने ने मुझे भीतर तक हिला दिया था। यह सब ऐसे हो रहा था जैसे किस्मत ने ही फिर से वही पुरानी कहानी सामने रख दी। ठीक उसी समय जब मैं ग्रेजुएशन के बहुत करीब था और जल्द ही इस जगह से जाने वाला था, और अचानक ये सब उसी तरह हो रहा था जैसे वानछिंग के जाने का दिन था। पहले मुझे हमेशा अफसोस रहा था कि वह बिना बताए चली गई और मैं उसके उस प्यार और काइंडनेस के लिए बस थैंक यू तक नहीं कह पाया। अब जब वह लौट आई थी तो लग रहा था जैसे भाग्य मुझे मौका दे रहा हो कि मैं अपनी पुरानी गलती सुधार सकूं। तभी फिर दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज आई। मैं कमरे से बाहर निकला और डोर खोला। सामने वानचिंग कपड़े लिए खड़ी थी और मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी गर्मजोशी बिल्कुल स्प्रिंग ब्रीज जैसी थी। उसने शांत स्वर में बताया कि उसके सिस्टर के घर में पानी भर गया है, इस हालत में वह वापस नहीं सो सकती, इसलिए क्या वह एक रात चेन यू के घर शॉवर लेकर यहीं सो सकती है। मैंने तुरंत कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं वानचिंग, तुम मेरे रूम में सो जाओ। फिर मैंने एक लंबी सांस ली और उसे अंदर आने के लिए स्पेस दे दी। वह बोली धन्यवाद चेन यू। फिर अपने आप ही कहा कि अब उसे परेशान करेगी, और मैंने जवाब दिया कि कोई बात नहीं, बाथरूम उधर है। मैंने वॉल के पास बने ग्लास डोर की तरफ इशारा किया। उसके हाथ में बस कपड़े थे, शैम्पू और शावर जेल विंडो सिल पर रखे थे। मैंने कहा कि उसके लिए नया टॉवल ले आता हूँ। वह धन्यवाद कहकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। उसने छोटा सा स्पेस देखा। डिम लाइट में सब कुछ जैसे एक दूसरे पर चढ़ा हुआ लग रहा था और अंदर अब भी हल्की ठंडी हवा घूम रही थी। फिर वह मुड़ी और दरवाजे के बाहर खड़े मेरे हाथ में नीला नया टॉवल देखकर बोली कि चेन यू, अब तुम सो जाओ। वह अपने डैड के रूम में सोएगी, लेकिन वह रूम थोड़ा मैसी है, इसलिए उसे अभी थोड़ा साफ करना पड़ेगा। रात जितनी गहरी होती जा रही थी उतनी ही अजीब सी बेचैनी मेरे अंदर बढ़ रही थी। और तभी मैंने धीरे से कहा कि वानचिंग, नहा लेने के बाद सो जाना। वॉशिंग मशीन में कुछ दिक्कत है तो कपड़े अभी छोड़ दो, सुबह धो लेना, इतना देर हो चुका है। मैंने उसे टॉवल पकड़ाया और कहा कि अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बुला लेना। फिर मैंने अपने जूते उतार कर बाहर रख दिए। वह हल्की मुस्कान के साथ धन्यवाद कहकर अंदर चली गई और हमने एक दूसरे को गुड नाइट कहा। लेकिन पुराने घर की दीवारें इतनी पतली थीं कि कमरे में लेटे लेटे भी मुझे बाथरूम से आती पानी की हल्की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। और पता नहीं क्यों वह आवाज मेरे अंदर एक अजीब सी घुटन पैदा कर रही थी, जैसे हर गिरती बूंद मुझे याद दिला रही हो कि मुझसे 5 साल बड़ी एक लड़की बस कुछ ही कदम दूर नहा रही है। यह एहसास सुमु के मेरे घर आने से भी कहीं ज्यादा गहरा और असहज था। कुछ देर बाद जब डोर खुला तो मैंने उसे देखा। गुलाबी रैबिट पैजामेज में खड़ी वानचिंग बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसका पतला और लंबा शरीर उस कपड़े में बिल्कुल फिट बैठ रहा था। उसके गाल हल्के लाल थे, चेहरे पर एक मासूम लेकिन आकर्षक सी चमक थी। उसने अपने लंबे बालों को नीले टॉवल से लपेट रखा था, लेकिन कुछ गीली लटें अब भी चेहरे के दोनों तरफ गिर रही थीं और पानी की बूंदें धीरे धीरे उसकी गर्दन तक फिसल रही थीं, जहां से उसकी सफेद नाजुक त्वचा साफ दिख रही थी। उसने थोड़ा झिझकते हुए पूछा कि क्या घर में हेयर ड्रायर है, और मैंने शर्माते हुए कहा कि वह खराब है, इसीलिए मैं खुद भी बालों को ऐसे ही सूखने देता हूँ। फिर मैंने सुझाव दिया कि वह मेरा टॉवल इस्तेमाल कर सकती है जो शेल्फ पर रखा हरा वाला है। उसने एक पल के लिए पूछा कि क्या सच में कोई दिक्कत नहीं, और मैंने शांत रहते हुए कहा कि कोई बात नहीं, तीसरा टॉवल है ही नहीं। वह मुस्कुराकर धन्यवाद कहती हुई बाहर चली गई। मैं कुछ मिनट बाद उठा, मोजे उतारे और बाथरूम में जाकर चेहरा और पैर धोने लगा। अंदर अभी गर्माहट थी और हवा में हल्की गुलाब की खुशबू फैली हुई थी, जैसे उसकी मौजूदगी अब भी वहीं ठहरी हो। जैसे ही मैं वॉश बेसिन के पास पहुंचा, मेरी नजर बगल में रखे प्लास्टिक बेसिन पर पड़ी जिसमें काले कपड़े और महिलाओं के अंडरवेयर रखे थे और बाकी कपड़े नीचे दबे हुए थे। यह देखकर मेरा चेहरा लाल हो गया। मैंने तुरंत नजरें हटा ली और खुद को संभालने के लिए ठंडे पानी से चेहरा धोया, फिर जल्दी से वापस कमरे में आ गया। अंदर आया तो देखा कि वानछिंग मेरे बेड के पास खड़ी थी और मेरे फोन को हाथ में पकड़े हुए थी। उसने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले कॉल आया था, इसलिए उसने उठा लिया और मुस्कुराते हुए बोली कि कॉल करने वाली लड़की की आवाज बहुत प्यारी थी, जरूर बहुत सुंदर भी होगी। मैंने कॉन्टैक्ट देखा तो वह सुमु थी, और तभी वानछिंग ने हल्के मजाक में पूछा कि वह मेरे लिए क्या है। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उनमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह मेरे हर रिएक्शन को पढ़ रही हो। मैंने धीरे से कहा कि वह बस क्लासमेट है, दोस्त है, और उसने मेरी काफी मदद की है। फिर उसने सीधे पूछ लिया कि क्या मैं उसे पसंद करता हूँ, और मैंने बिना सोचे जवाब दिया कि नहीं, मैंने कभी उसे उस नजर से नहीं देखा। मैंने कहा कि वह एक अच्छे परिवार से है, सुंदर है, पढ़ाई में भी अच्छी है, और मैं उसके बारे में बस सोच ही सकता हूँ। लेकिन तभी अचानक वानचिंग ने मुझे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। उसके हाथ मेरी गर्दन के चारों ओर लिपट गए। उसका चेहरा मेरे कंधे के पास आकर टिक गया और उसकी शरीर की गर्माहट और गुलाब की खुशबू मेरे आसपास फैल गई। वह पल मेरे लिए पूरी तरह अनएक्सपेक्टेड था। मैं कंफ्यूजन में पड़ गया, लेकिन उसकी पकड़ नरम और सुकून देने वाली थी, जैसे वह मुझे अब भी वही छोटा बच्चा समझ रही हो जो कभी
उसकी बाहों में सुकून पाता था। शायद इतने सालों बाद मिलने की खुशी उसे अपने इमोशंस रोकने नहीं दे रही थी। मैं थोड़ा समझ पा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने धीरे से कहा कि वानचिंग, अब मैं 17 साल का हो चुका हूँ और मैंने खुद को उसके आलिंगन से निकालने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैं तुरंत अलग नहीं हो पाया। फिर उसने हल्की शर्मिंदगी के साथ कहा कि उसे माफ कर दूं। वह अभी भी पुराने चेन यू की आदतों में जी रही है, जो उसे गले लगाना पसंद करता था। मैंने थोड़ा गंभीर होकर कहा कि बाहर लोगों के सामने ऐसा मत करना, तुम एक लड़की हो, यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा कि वह समझ गई, लेकिन जाते जाते उसने धीमी आवाज में कहा कि कम से कम अभी एक बार और उसे गले लगाने दो। और उस पल में हवा जैसे ठहर गई। वानचिंग की आवाज उस रात इतनी नरम और सुकून देने वाली थी कि मेरे भीतर की सारी कठोरता जैसे पिघल गई। मेरी आंखों में अब भी एक अजीब सी ठंडक और जिद थी। फिर भी मैंने उसे ढकने की कोशिश नहीं की और वह आलिंगन 1 मिनट से भी ज्यादा चला। फिर वानचिंग ने मुझे धीरे धीरे छोड़ दिया और मैं कमरे से बाहर निकल गया। उस रात मैं बहुत गहरी नींद सोया, जैसे घर की खाली दीवारों के बीच किसी दूसरे इंसान की मौजूदगी ने सारी वीरानी को थोड़ा हल्का कर दिया हो। और कितनी ही अकेली रातें उस एक पल में खत्म हो गई हों। नींद में मुझे बचपन का वह समय दिखा जब खिड़की के बाहर पेड़ भी नहीं थे। तेज धूप सफेद और नाजुक चेहरे पर बह रही थी। सफेद कॉटन ड्रेस पहने वह बहन मेरे साथ खेल रही थी, मुझे होमवर्क करना सिखा रही थी, मुझे घर पर ही खाना खाने देती थी। तब मैं एक मासूम और भोला लड़का था जिसे अच्छे बुरे का भी ठीक से फर्क नहीं पता था। मैं हमेशा वानचिंग के पीछे पीछे ही रहता था। मेरी लव बहुत साफ और सच्ची थी। मैं उसे स्कूल की बाकी लड़कियों से कहीं ज्यादा सुंदर मानता था। मुझे लगता था वह सब कुछ जानती है, जैसे वह हर चीज में सक्षम हो। एक बार मेरे पिता और मेरे बीच झगड़ा हो गया था। मैं उस मिडिल एज आदमी पर गुस्सा हो गया था जो परिवार के लिए दिन रात मेहनत करता था। उस समय उनका स्वभाव भी बहुत कमजोर हो चुका था और मैं गुस्से में घर से बाहर निकल गया, सीधे वानचिंग के घर पहुंच गया। मेरे पिता ने मुझे उसकी बाहों में देखा तो उनके चेहरे पर बेबसी साफ झलक रही थी। उन्होंने बस इतना कहा कि मैंने फिर परेशानी खड़ी कर दी है और मुझसे कहा कि इस नासमझ बच्चे को समझाने में मदद करे। वानचिंग मुस्कुराई और मान गई। रात को उसने मुझे अपने साथ सोने को कहा। उसने मुझे कसकर गले लगाया और बहुत धीमे से समझाया कि मुझे आज्ञाकारी रहना चाहिए। मैं अब भी उसके और अपने पिता के शब्दों को ही मानता था और वह आलिंगन इतना वार्म था कि रोशनी की दिशा में खड़े होकर मैंने खुद ही सिर हिलाकर हामी भर दी। मैं उसके बाहों में सिमट गया और बहुत गहरी, बहुत शांत नींद सो गया। अगले दिन जब मैं जिद्दी मन के साथ अपने पिता से माफी मांगने गया तो मैंने सिर झुकाकर सच में सॉरी कहा। और आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मन ही मन वानचिंग को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर वह उस समय मेरी मदद न करती तो शायद मैं आज भी अपने पिता के लिए गिल्ट में डूबा रहता। रात ढल चुकी थी, कमरे में सन्नाटा था। तभी डोर पर हल्की नॉक सुनाई दी। मैं सो रहा था इसलिए सुन नहीं पाया। बाहर खड़ा इंसान मेरा नाम पुकार रहा था। मैंने सावधानी से डोर खोला और वानचिंग धीरे धीरे अंदर आ गई। वह मेरे बेड के पास खड़ी होकर मेरी तरफ देखती रही। उसकी सांसें हल्की थीं, लेकिन उसका चेहरा थकान के बावजूद शांत था। वह बहुत गहरी नींद जैसी हालत में कमरे के भीतर आई और फिर आधी रात के बाद मैंने किसी हल्की सी एक्साइटमेंट भरी आवाज को महसूस किया। उसी समय सुबह की वार्म सनलाइट कमरे में फैलने लगी। मैं धीरे से आंखें खोलकर कमरे को देखने लगा और अचानक पिछली रात की सारी बातें याद आ गईं। फिर मैंने डोर खोला और बाहर निकला। लिविंग रूम के कर्टन्स खुले हुए थे। धूप सीधे अंदर आकर वानचिंग के साफ चेहरे पर पड़ रही थी। वह पॉरेज खा रही थी और मुझे देखते ही मुस्कुरा दी। उसने कहा कि वह बस नीचे से ब्रेकफास्ट खरीद कर लाई है, लेकिन मुझे घर में सुबह उठकर किसी और इंसान की मौजूदगी की आदत ही नहीं पड़ रही थी। मैं उसके पास जाकर बैठ गया। टेबल पर रखी लीन पोर्क पॉरेज अब भी गर्म थी। मैंने एक और लिया तो स्वाद हल्का सॉल्टी था, लेकिन बहुत टेस्टी लगा। उसने कहा कि वह खुद खाना बनाना चाहती थी, लेकिन घर में इंग्रेडिएंट्स नहीं थे, इसलिए उसने सोचा कि कल मैं उसकी कुकिंग भी टेस्ट कर लूं। मैंने तुरंत कहा कि इतनी परेशानी की जरूरत नहीं, मैं कुछ भी खा लूंगा। लेकिन उसने हाथ से चेहरा टिकाकर मुझे बहुत ध्यान से देखा। उसकी आंखों में हल्की सी डांट थी, जैसे वह मेरी हालत से सचमुच दुखी हो। उसने कहा कि इन सालों में चेन यू ने ठीक से खाना नहीं खाया, बहुत दुबला हो गया है, कभी कभार भी ठीक से खा लिया करे। मैं उसकी नजरें नहीं झेल पाया और चुपचाप दूसरी तरफ देखने लगा। मेरे मन में भी गिल्ट था, क्योंकि याद के नाम पर मैंने जो 3 वक्त का खाना खाया था वे भी मुश्किल से गिने जा सकते थे। ज्यादातर दिन तो बस जैसे तैसे काटे थे। इसीलिए वानचिंग ने साफ कहा कि अब जब बहन लौट आई है तो वह चेन यू की डाइट का अच्छे से ध्यान रखेगी। और उसने पुरानी बात याद दिलाई कि मैं पहले अक्सर उसके घर खाना खाने चला आता था। मैंने धीरे से कहा कि ठीक है और उसे परेशानी देने के लिए सॉरी बोला, लेकिन उसने तुरंत कहा कि इसमें परेशानी जैसी कोई बात नहीं। पॉरेज बोल में अब भी हल्का सा सॉल्ट था। वानचिंग ने चॉपस्टिक्स रख दिए और जब मैंने पॉरेज खत्म कर ली तो उसने बोल अपने हाथ में ले लिया। फिर बोली कि पहले वॉशअप कर लो, वह खुद बाउल धो देगी और बाद में मुझे स्कूल भी छोड़ देगी। मैंने सिर्फ इतना कहा कि ठीक है, धन्यवाद वानचिंग। फिर मैं टेबल से उठा और बाथरूम में जाकर चेहरा धोने लगा। ठंडा पानी जब चेहरे पर गिरा तो नींद और भारीपन दोनों बहुत हद तक उतर गए। और तभी मुझे याद आया कि वानचिंग पहले भी कई बार मेरे घर आती रही थी, खाना बनाने में मदद करती थी और मेरे साथ बातें भी करती थी। कभी कभी कोई इंसान सालों बाद भी वैसा ही क्यों लगता है, जैसे समय ने उसे छुआ ही ना हो। और यही सवाल उस दिन मेरे मन में बार बार उठ रहा था, क्योंकि वानचिंग अब भी मेरे साथ वैसा ही व्यवहार कर रही थी जैसे मैं उसका छोटा भाई हूँ। इतने सालों बाद भी उसका ख्याल, उसकी नरमी, सब कुछ वैसा ही था। उसने
मुझे स्कूल तक छोड़ा और रास्ते भर वह इस इलाके से उतनी ही परिचित दिखी जैसे कभी गई ही ना हो। जब हम बड़े स्कूल गेट के सामने पहुंचे तो वहां बहुत सारी यूनिफॉर्म पहनी लड़कियां खड़ी थीं। उनकी नजरें मेरी तरफ थीं, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था क्योंकि मैं एक बिना नंबर वाली प्राइवेट कार से उतर रहा था जो खुद में ही एक अजीब सा अटेंशन खींच रही थी। पैसेंजर सीट पर बैठा मैं थोड़ा चकित भी था और अंदर से हल्का परेशान भी, क्योंकि मैं अभी वानचिंग के बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं जानता था। उसने कभी अपने परिवार के बारे में ज्यादा बताया नहीं, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी, उसका एलिगेंस साफ बता रहा था कि वह किसी अच्छे और संपन्न परिवार से है। मैंने उसे विदा लेते हुए कहा कि अब मैं चलता हूँ, रात में मिलते हैं, और वह मुस्कुराते हुए चली गई। मैं बिना आसपास की नजरों पर ध्यान दिए सीधे क्लासरूम की तरफ बढ़ गया जहाँ सुमू मुझसे पहले आ चुकी थी और अपने पास बैठी लड़की से बात कर रही थी। उसकी वही नरम और सुकून देने वाली मौजूदगी मुझे फिर से शांत कर रही थी। उसकी सुंदरता जैसे ठंडे मौसम की धुंध को भी हल्का कर देती थी। लेकिन पिछली रात वानचिंग के सवाल के बाद से मेरे दिमाग में सुमू का चेहरा बार बार घूम रहा था और अब उसे सामने देखकर मेरे अंदर की हलचल और बढ़ गई। मैं चुपचाप अपना बैग रखकर बैठ गया, खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए किताबें खोलने लगा। तभी पास बैठी लड़की ने अचानक बात रोक दी और टॉपिक मेरी तरफ घुमा दिया। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने उत्सुकता से पूछा कि अभी मुझे स्कूल कौन छोड़कर गया और वह कार किस ब्रांड की थी। मैंने सीधा जवाब दिया कि वह मेरी पड़ोस में रहने वाली एक बड़ी सिस्टर है। सुमू भी इस बात पर ध्यान देने लगी। उसकी आंखों में हल्का सा आश्चर्य था। मैंने बताया कि वह पहले मेरे सामने वाले घर में रहती थी, फिर कहीं चली गई थी और कल ही वापस आई है। उसने कैजुअली पूछा कि क्या वह मेरे बहुत करीब है। मैंने थोड़ा सोचकर कहा कि पहले वह मेरा बहुत ध्यान रखती थी। तभी बेल बज गई और हमारी बात वहीं रुक गई। मैं किताबों को पलटते हुए पढ़ाई में ध्यान लगाने लगा, लेकिन बीच बीच में मेरी नजर सुमू पर चली जाती। वह सामने बैठी अपने नोट्स पढ़ रही थी। उसका चेहरा साइड से बहुत शांत और सुंदर लग रहा था। उसके बालों के पीछे से झलकता चेहरा, उसके कान में छोटी सी ईयरिंग, सब कुछ एक अलग ही सॉफ्टनेस दिखा रहा था। और मैं महसूस कर रहा था कि मैंने कभी किसी के साथ रिलेशनशिप का अनुभव नहीं किया, लेकिन सुमू के लिए मेरे मन में एक अलग सी फीलिंग जरूर है जिसे मैं अब तक समझने से बचता रहा था। कल रात की बातों ने मुझे इस सोच के किनारे ला खड़ा किया था जहां दिल तेजी से धड़क रहा था और भावनाएं जैसे अचानक बढ़ती जा रही थी। मैं बार बार खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये बस एक सामान्य अच्छा लगना है, क्योंकि वह सुंदर है, समझदार है और मेरे साथ अच्छा व्यवहार करती है, इसलिए ये फीलिंग नेचुरल है। लेकिन उसी समय मेरे अंदर एक और आवाज उठी जिसने मुझसे सवाल किया कि अगर ऐसा है तो मैं वानचिंग के बारे में ऐसा क्यों नहीं सोचता। और इस सवाल ने मुझे पूरी तरह से चुप कर दिया। मैं कुछ देर तक बस सुमू के चेहरे को देखता रहा, कंफ्यूजन में डूबा हुआ। फिर धीरे धीरे खुद को संभाला, लेकिन मेरे गले में हल्का सा कंपन था और अनजाने में मेरे होंठों से उसका नाम निकल गया, सुमू। आसपास पढ़ाई की आवाजें तेज थीं, फिर भी उसने सुन लिया। वह मुड़ी और मेरी तरफ देखती हुई बोली कि क्या हुआ। उसकी आंखें साफ और चमकदार थीं। मैंने तुरंत नजरें चुराई और कहा कि कुछ नहीं, फिर किताब के पीछे अपना चेहरा छिपा लिया ताकि वह मेरी घबराहट न देख सके। करीब 20 मिनट बाद क्लास की घंटी बजी। मैंने किताब बंद की और टेबल पर सिर रखकर लेट गया, जैसे किसी को सुनना ही नहीं चाहता। तभी पीछे से एक साफ और हल्की आवाज आई, चैन यू, और मैं तुरंत सीधा बैठ गया। लेकिन तब तक वह अपनी सीट से उठकर मेरे पीछे आ चुकी थी। मुझे पता ही नहीं चला और अगले ही पल उसकी नरम हथेली मेरे कंधे पर पड़ी। वह स्पर्श इतना सुकून देने वाला था कि मैं चाहकर भी उस पल को छोड़ना नहीं चाहता था। क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक ही दिन में दो अलग अलग एहसास आपके दिल को उलझा दें और आप खुद ही समझ ना पाओ कि असली फीलिंग क्या है? क्योंकि उस पल मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। मैं धीरे से खड़ा हुआ और सुमू को उसकी सीट पर वापस जाने दिया। अपने दिल की तेज धड़कन को जैसे तैसे दबाने की कोशिश की, लेकिन चेहरे पर हल्की असहजता साफ महसूस हो रही थी। उसने ग्लास नीचे रखा और मेरी तरफ देखकर पूछा कि क्या हुआ, सुबह से मैं इतना चुप क्यों हूँ, क्या रात को नींद नहीं आई? मैंने एक पल सोचा और सच कहने की बजाय बस इतना कह दिया कि हाँ, नींद ठीक से नहीं आई, मैं अभी भी थोड़ा स्लीपी हूँ। लेकिन जब उसने मजाक में वानचिंग का नाम लिया तो मैं तुरंत घबरा गया और बात को वहीं रोक दिया। फिर उसने कैजुअली कहा कि क्लास शुरू होने से पहले थोड़ा आराम कर लूं, और उसी वक्त उसने प्यार से मेरा सिर छुआ। ये जेस्चर इतना अचानक था कि मैं चौंक गया, क्योंकि कल रात वानचिंग ने भी ऐसा ही किया था, लेकिन दोनों के टच में जमीन आसमान का फर्क था। एक में अपनापन था तो दूसरे में कुछ और ही अनजाना एहसास। दिन की आखिरी क्लास में सेल्फ स्टडी चल रही थी। तभी किसी ने मेरी कोहनी को हल्का सा धक्का दिया। मैंने मुड़कर देखा तो सुमू ने मैथ का टेस्ट पेपर मेरी तरफ बढ़ाया। उसने एक बड़े सवाल की तरफ इशारा करते हुए पूछा कि क्या मैंने इसे सॉल्व किया है, और अगर हाँ तो उसे समझा दूं। मैंने पेपर देखा, ये वही होमवर्क था जो मैंने दोपहर में पूरा किया था। स्टेप्स मुझे याद थे, इसलिए मैंने कॉन्फिडेंस से कहा कि हाँ, शायद सही है। वह थोड़ा झुककर मेरे पास आ गई, इतनी करीब कि हमारे कंधे एक दूसरे को छू रहे थे। उसकी पतली उंगलियां पेपर पर टिक गईं, लेकिन अनजाने में उसके हाथ से इंक का एक छोटा सा दाग बन गया, जिसने पूरे साफ ड्राइंग को थोड़ा खराब कर दिया। फिर भी उसने ध्यान नहीं दिया
और मैं उसे समझाने लगा कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन से एक ऑक्सिलियरी लाइन खींचनी होगी और सी पॉइंट से वर्टिकली यहाँ तक लाना होगा। समझाते समझाते मेरी नजर उसके चेहरे पर चली गई। उसका लंबा सफेद गला, कान के पास झुकी लटें, साइड से दिखता उसका नाजुक चेहरा, उसके पतले होंठ और सीरियस एक्सप्रेशन। वह किसी पुरानी पेंटिंग जैसा शांत और सुंदर लग रहा था। उसकी ब्यूटी चिल्लाकर दिखने वाली नहीं थी, बल्कि एक साफ शांत झील की तरह थी जो धीरे धीरे दिल को खींचती है। मैं खुद को रोक नहीं पाया और बार बार उसकी तरफ देखता रहा। तभी अचानक बेल बज गई और चारों तरफ चेयर्स और बैग्स की आवाज गूंजने लगी। मैंने पेन रोककर उसकी तरफ देखा, उसने भी मेरी तरफ देखा और कहा कि चलो पहले ये खत्म कर लेते हैं, वैसे भी समय कम है। मैं फिर से समझाने लगा कि एएफ लाइन बीसीडी के पैरेलल क्वाड्रिलेटरल पर परपेंडिकुलर है और जैसे ही एक्सप्लेनेशन खत्म होने वाला था उसने पेपर वापस खींच लिया। उसकी नजर मेरे चेहरे से होकर गुजरी और उसमें एक अजीब सी घबराहट थी। तभी मेरे मन में एक अचानक बोल्ड थॉट आया। मैं अपना हाथ पीछे खींचने ही वाला था कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी सफेद और नाजुक हथेली मेरी हथेली को कसकर थामे हुए थी। उसका स्पर्श बेहद मुलायम था और उसी पल मेरे गले से लेकर कान तक गर्मी दौड़ गई। मैं हकलाते हुए पूछ बैठा कि वह क्या कर रही है। मैंने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ सरप्राइजिंगली मजबूत थी, जैसे उसने पूरी ताकत लगा दी हो। उसकी त्वचा की चिकनाहट और गर्माहट मेरे अंदर एक अजीब सा असर छोड़ रही थी। वह मेरी आंखों में देखते हुए बोली कि मेरी स्किन बहुत सूखी और फटी हुई है। फिर उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और उसके चेहरे पर हल्की संतुष्टि वाली मुस्कान आ गई, जैसे उसे मेरा रिएक्शन अच्छा लगा। वह फिर कैजुअली अपना बैग पैक करने लगी, लेकिन मैं अब भी उस स्पर्श से बाहर नहीं आ पा रहा था, जैसे वह एहसास मेरी हथेली पर अभी भी जिंदा हो। हम दोनों स्कूल से बाहर निकले। वह मेरे साथ साथ चल रही थी। उसका वही हाथ अब उसकी जांघ के पास था। उंगलियां खाली थीं, लेकिन वो इतनी करीब थी कि अगर मैं चाहूं तो बस हाथ बढ़ाकर उसे छू सकता था। और यही प्रॉक्सिमिटी मेरे दिल को और बेचैन कर रही थी। स्कूल गेट के पास पहुंचते ही मेरी नजर एक फेमिलियर ब्लैक कार पर पड़ी जो सड़क के किनारे खड़ी थी और उसके पास एक औरत खड़ी थी जो जैसे मेरा इंतजार कर रही हो। क्या कभी आपने महसूस किया है कि किसी की मुस्कान के पीछे छिपी ठंडक अचानक माहौल को बदल देती है? क्योंकि उस पल मेरे सामने खड़ी वांछिंग बिल्कुल वैसी ही लग रही थी। बाहर से खूबसूरत, सजी धजी, उसकी चाल में एक अलग ही एलिगेंस था। चेहरा अब भी जवान और आकर्षक, स्कूल की बाकी लड़कियों से कहीं ज्यादा खूबसूरत, लेकिन उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब सी ठंडी चमक थी, जैसे कोई नुकीली धार छुपी हो। वह आमतौर पर लोगों के साथ बहुत नरम और दयालु रहती थी। छोटी मोटी बातों या अफवाहों की उसे परवाह नहीं होती थी, लेकिन जैसे ही उसने दूर से मुझे देखा और मेरे साथ खड़ी सुमू पर नजर पड़ी, उसके चेहरे की सॉफ्टनेस एक पल में गायब हो गई। और जब मैं उनके पास पहुंचा तो उसने सीधा सुमू की तरफ देखते हुए पूछा कि क्या वह मेरी क्लासमेट है। सुमू ने शांत लेकिन ठोस आवाज में जवाब दिया कि हाँ, हम एक ही क्लास में हैं और डेस्क मेट्स भी हैं। फिर उसने खुद को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन डेस्क मेट शब्द पर उसने हल्का जोर दिया। उसकी नजरें सीधी वांचिंग पर थीं, जैसे बिना बोले ही कुछ जताना चाहती हो। वांचिंग ने भी मुस्कुराकर अपना नाम बताया और हल्के मजाक में कहा कि चेन यू अक्सर लोगों को परेशान करता होगा। ये लड़का थोड़ा भोला है और पहले तो हमेशा उसके पीछे पीछे घूमता था। ये कहते हुए उसने प्यार से मेरा सिर छुआ और वह स्पर्श सुमू के सामने पहले से भी ज्यादा करीब लग रहा था, जैसे वह जानबूझकर अपनी जगह दिखा रही हो। सुमू ने उसकी तरफ देखते हुए कहा कि वह बहुत यंग लग रही है, जैसे अभी अभी कॉलेज से निकली हो। वांछिंग ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि हाँ, वह अभी हाल ही में वापस आई है और उसे चेनयू की चिंता थी। फिर उसने हल्के मजाक में कहा कि मैं बहुत भोला हूँ और आसानी से किसी के झांसे में आ सकता हूँ। उसकी आखिरी बात में एक अजीब सा अर्थ छुपा था। इस पर सुमू ने बिना पीछे हटे जवाब दिया कि मैं लड़कियों से ज्यादा मिलता जुलता नहीं हूँ और उससे ही सबसे ज्यादा बात करता हूँ। फिर उसने कैजुअली पूछा कि उसका कॉलेज लाइफ कैसा था और क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। वांचिंग ने सीधा कहा कि नहीं, उसके पास ऐसे किसी रिश्ते के लिए समय ही नहीं था, क्योंकि वह हमेशा चेनयू के बारे में सोचती रही। इस पर सुमू ने मासूमियत से कहा कि उसने मुझे किसी और लड़की के साथ ज्यादा नहीं देखा, शायद मुझे किसी में दिलचस्पी ही नहीं है, जैसे वह मेरी तरफ से जवाब दे रही हो। माहौल में एक हल्की टेंशन थी और तभी वांचिंग ने कहा कि अब पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, एग्जाम पास है। और वह फिर से मेरा सिर छूने के लिए हाथ बढ़ाने लगी, लेकिन उसी पल सुमू ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींच लिया। उसकी पकड़ मजबूत थी। उसने जल्दी से कहा कि समय कम है, हमें देर हो रही है, और वह मुझे लेकर आगे बढ़ गई। उसने वांचिंग की मदद का ऑफर भी मना कर दिया और कहा कि हम खुद चले जाएंगे। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा कि अगर देर हुई तो पूरे ग्रुप के लिए खराब होगा। मैंने बस सिर हिलाया और पीछे मुड़कर वांचिंग को अलविदा कहा। उसने मुस्कुराकर हाथ हिलाया, लेकिन जैसे ही हम दूर गए उसकी मुस्कान के पीछे का चेहरा पहले से भी ज्यादा ठंडा हो गया। शाम को जब मैं घर लौटा तो सब कुछ जैसे सामान्य दिख रहा था। मैंने टीवी बंद किया और टेबल पर बैठ गया। डिनर आज भी बहुत रिच था। मांस, सब्जियां, गाढ़ा सूप और ताजा बना सफेद चावल। मैंने बोल उठाकर सामने रखा। वांचिंग मेरे सामने बैठी थी। उसका चेहरा हल्का लाल था, होंठों पर एक धीमी मुस्कान, लेकिन उसकी आंखों के कोने में छिपी हुई तीखी नजर अब भी महसूस हो रही थी। उसने कहा कि आज देर हो गई, जरूर भूख लगी होगी, और मेरे सामने पानी का ग्लास रख दिया। मैं चुपचाप खाना खाने लगा। सच में भूख लगी थी और उसका बनाया खाना पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट था। लेकिन जैसे ही मैंने यह कहा, वांचिंग के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी और उस पल मुझे महसूस हुआ कि इस घर के अंदर सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि कुछ और भी पक रहा है, जो आने वाले समय में सब कुछ बदल सकता है।
फिर वांचिंग उठी और कैबिनेट से गहरे लाल ग्लास बॉटल में बंद रेड वाइन निकाल लाई। उसने मग हटाया और बॉटल को टेबल पर रख दिया। फिर बड़ी सहजता से पूछा कि क्या चैन यू शराब पीता है, और साथ ही 2 लंबे ग्लासेस भी निकाल लिए, जिनके टेबल से टकराते ही एक साफ क्रिस्प आवाज गूंज उठी, जो उस क्वाइट नाइट में और भी साफ सुनाई दे रही थी। मैंने तुरंत कहा कि नहीं, मैंने कभी नहीं पी, अभी अडल्ट भी नहीं हूँ और अल्कोहल मुझे पसंद भी नहीं है, क्योंकि ये दिमाग को उलझा देता है। इस पर वानचिंग ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा कि फिर इतने लोग शराब क्यों पीते हैं। उसने अपने स्लेंडर फिंगर से ग्लास को हल्का सा छुआ और बोली कि शायद किसी प्लेजर के लिए। फिर उसने बॉटल उठाकर उसमें धीरे धीरे थोड़ा सा वाइन उड़ेल दिया। गहरा लाल लिक्विड एक पॉइजन जैसी चमक लिए हुए ग्लास में गिरा और वह बोली कि शराब लोगों को बहुत सी बातें भूलने में मदद करती है, परेशानियां, दर्द, उदासी, सब कुछ। मैं अभी भी चॉपस्टिक्स पकड़े उसे देख ही रहा था। मेरे मन में रीजन और क्यूरियोसिटी दोनों लड़ रहे थे। तभी उसने ग्लास मेरी तरफ बढ़ा दिया। उसके पेल फिंगर्स ने ग्लास को ऐसे थामा था जैसे वह मुझे किसी और ही रास्ते पर ले जाना चाहती हो। मैंने हिचकते हुए कहा कि नहीं, मुझे इतना नहीं पीना चाहिए, अगर मैं ड्रंक हो गया तो ठीक नहीं होगा। लेकिन वह हल्की मुस्कान के साथ बोली कि कोई बात नहीं, हम बहन के रूम में ही सो जाएंगे। और फिर अपने ब्राइट रेड लिपस्टिक को छूते हुए आंखों के कोने से मुस्कुराकर कहा कि मैं इतनी भी परेशान होने वाली चीज नहीं हूँ। चेन यू को सिस्टर के रूम में इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं, बस जो मन हो वही करो। उसने ये सब इतनी जेंटली कहा जैसे कोई बड़ी बहन अपने छोटे भाई को समझा रही हो, और मैं सच में धीरे धीरे गार्ड नीचे करने लगा। बिना समझे ही उस ट्रैप की तरफ बढ़ गया। ग्लास मेरे सामने रखा गया। वानछिंग ने अपने लिए भी एक और कप भर लिया। स्वीट वाइन की खुशबू कमरे में फैल गई। उसकी डिजायर चेहरे के पीछे छुपी हुई थी और ब्लैक एंड व्हाइट हेयर वाले इस शांत कमरे में एक अजीब सा आकर्षण घुलने लगा। मैंने आखिरकार कहा कि ठीक है, थोड़ा सा टेस्ट कर लेता हूँ, और ग्लास से एक छोटा सा पी लिया। मीठी शराब जी पर पिघली और सीधा पेट में उतर गई, जैसे सेंसिटिव नर्व्स को जगा रही हो। मैंने हेजिटेशन में कहा कि स्वाद समझ नहीं आ रहा, बस इतना लगता है कि ये बहुत स्ट्रांग है, जैसे शरीर के अंदर आग सी लग गई हो, और उसकी खुशबू अब भी जीभ पर लौटती रही। वानचिंग झुककर बॉटल उठाती रही और मेरे कप में लगातार वाइन डालती रही। ग्लास में लाल लिक्विड की चमक मुझे और खींच रही थी। मैं खुद को रोकना चाहता था, फिर भी फिंगर्स बढ़ाकर कप पकड़ ही लिया। लेकिन उसे उठाने से पहले ही लगा कि दिमाग हल्का सा डगमगा रहा है, जैसे चेतना धीरे धीरे फिसल रही हो। फिर भी भीतर से कोई आवाज कह रही थी कि और कोशिश करो, और वानचिंग की आवाज आई कि चिंता मत करो। उसने अपना सॉफ्ट पाम मेरे चेहरे पर रखा। उसकी गर्म हथेली मेरी स्किन को छूते ही मैं और उलझ गया। उसकी आवाज बेहद नरम थी। चैन यू, बहन तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगी। मैंने ऊपर देखा तो उसकी आंखों में मेरे कंफ्यूजन का पूरा जवाब छुपा था, और उसके होंठों पर मुस्कान और भी गहरी हो गई। उसने मेरा चेहरा हल्के से पिंच किया और शराब की खुशबू मेरे होंठों के आसपास तैरने लगी। फिर वह अपनी सीट पर लौट गई और मुझे उसी हालत में देखती रही, जैसे किसी प्यारे शिकार को पकड़ लेने के बाद अब पूरी तरह निश्चिंत हो। उसने अपनी आखिरी शराफत भी जैसे बंद कर दी थी। फिर भी जेंटलनेस का दिखावा करते हुए बोली कि चेन यू, नींद आ रही है क्या, और अभी भी पीना है क्या। वह मेरे लिए फिर एक कप भरती रही और मैं ड्रंकन हालत में बस इतना कह पाया कि नहीं, मैं ड्रंक नहीं हूँ, ये वाइन सच में ठीक है सिस्टर वन किंग। मेरे जवाब के साथ रेड लिक्विड मेरी स्किन पर फैलता जा रहा था और शरीर के भीतर की आग अब एक बड़े फायर में बदल चुकी थी। मेरा कमजोर सा शरीर जलता हुआ लग रहा था। पता नहीं क्यों मैंने अपने सामने रखा कप उठा लिया। शराब ने आखिरी होश भी तोड़ दिया। ग्लास टेबल से जोर से टकराया, क्रैकलिंग साउंड आई और बची हुई वाइन टेबल पर फैल गई, जिससे लाल रंग का एक बड़ा धब्बा बन गया। वानचिंग ने 2 बार मेरा नाम पुकारा, लेकिन मैं बस हल्की सांसों के साथ जवाब देता रहा। फिर टेबल पर झुक गया। मेरा चेहरा पूरी तरह लाल पड़ चुका था और मैं बेहोशी की कगार पर पहुंच चुका था। तब उसने कप उठाया, मेरे पीछे आई, कुछ टिश्यूज निकाले और मेरे होंठों पर लगी शराब पोंछ दी। फिर मेरे पैल चेहरे और हल्की सी एंग्री एक्सप्रेशन को देखकर वह संतोष भरी मुस्कान के साथ बोली कि मैं शराब पीने में कितना खराब हूँ, फिर भी पीने की जिद कर रहा था, और अगर मैं दूसरी महिलाओं के सामने इस तरह ड्रंक हो जाता तो अच्छा नहीं लगता। उसने मेरे आर्मपिट के नीचे हाथ डालकर मुझे उठाया और स्टेप बाय स्टेप कमरे की तरफ ले गई। फिर मुझे बेड पर सावधानी से लिटा दिया, जैसे अभी अभी शिकार पकड़ा हो और कई सालों की अधूरी चाहत अब उसकी पकड़ में लौट आई हो। उसने मेरे फैमिलियर फीचर्स को उसी तरह छुआ जैसे इतने सालों से वही याद उसके भीतर जिंदा रही हो। फिर उसने अपने हाथ मेरे कपड़ों के नीचे तक ले जाकर मुझे छूने का वह वार्म एहसास महसूस किया। कुछ देर बाद उसने हाथ वापस खींचा, मुझे क्विल्ट से ढक दिया और टेबल की तरफ लौट गई, जहाँ डिशेस और बिखरी हुई वाइन उसका इंतजार कर रही थी। उसने रूम साफ किया और फिर एक ढीला स्लीपिंग बैग लिया। शावर के बाद जब वह लौटी तो मैं तब तक सो चुका था। उसने मेरा शरीर उठाकर अपनी बाहों में लिया और मुझे अपनी गोद में सुला लिया, और यह एहसास कि मैं सच में उसकी बाहों में था उसके भीतर की छिपी हुई डिजायर को पूरी तरह संतुष्ट कर रहा था, जैसे कोई अनमोल ट्रेजर आखिरकार वापस मिल गया हो। उसके दिल में तो पहले से ही ये बात बैठी थी कि मैं उसी का हूँ। आखिरी बार जब उसने मौका खोया था तब से वह लगभग 10 साल तक उस पछतावे को ढोती रही थी, और अब जब हम फिर मिले थे तो उस लड़के के आसपास दूसरी महिलाएं थीं, और फिर भी उसने कभी खुद को दोष नहीं दिया। उसने बस खुद से नफरत की कि उसने इतना बड़ा मौका खो दिया, सबसे कीमती खजाना अपने हाथों से छोड़ दिया, और अब उसकी ऑब्सेशन उसे पागलपन की हद तक धकेल रही थी। वह मन ही मन कसम खा रही थी कि जो उसका है उसे वह वापस लेकर रहेगी। उसने धीरे से सिर झुकाया और मेरे माथे को चूमा, और वह किस धीरे धीरे नीचे उतरकर मेरे
मेरे होंठों तक पहुंच गया, बिल्कुल पहले की तरह। शराब की मीठी स्वाद ने वांछिंग के मन को और भी उलझा दिया था और उसी नशे में वह मुझे अपनी वह खास खुशबू देना चाहती थी, मानो अपने दिल की सबसे गहरी कसम मेरे नाम कर रही हो। उसने मेरे करीब आकर धीमे से कहा, चैन यू, तुम मेरे हो हमेशा के लिए। और उसी पल खिड़की पर सुबह की वार्म लाइट धीरे धीरे चढ़ने लगी, आए जालीदार ग्लास से छनकर मेरे चेहरे को छूने लगी। जब वांछिंग की नींद खुली तो मैं अब भी उसकी बाहों में था, शरीर हल्का सा सिमटा हुआ, बिल्कुल आज्ञाकारी और नाजुक सा, जैसे अपनी सबसे कमजोर हालत बिना किसी गार्ड के उसके सामने रखती हो। उसे मेरी किस्मत पर खुशी भी हुई और अपने झूठ, अपने छल और अपनी काली सोच पर थोड़ी गिल्ट भी, लेकिन उसके दिल में बस यही इच्छा थी कि समय यहीं रुक जाए और मैं हमेशा उसी इंसान को बाहों में भरकर रहूं जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। कम से कम अब मैं पूरी तरह उसके पास था। ये मौका अब भी देर नहीं था, किसी आसान रास्ते से भागने की जरूरत नहीं थी। उसके मन में तो यही था कि पूरी तरह झुका हुआ ये चेन यूं ही उसका असली खजाना है। फिर वांचिंग बेड से उठी, मुझे क्विल्ट से ढक दिया, मेरे कपड़े ठीक किए और किचन की तरफ जाकर ब्रेकफास्ट बनाने लगी। उसने रेड राइस पॉरेज की एक पॉट बनाई, साथ में 2 साइड डिशेस रखी, एक आलू की श्रेडेड सब्जी और टैरो की श्रेडेड सब्जी, और ताजा खरीदी गई डाइस्ड रेडिश की एक प्लेट भी टेबल पर रख दी। साधारण सा लेकिन दिल को गर्म कर देने वाला ब्रेकफास्ट उस शांत सी सुबह में मेरे सामने आ गया और मैं अब भी आधी नींद में था, क्योंकि कल रात मैं साफ तौर पर ड्रंक हो चुका था। तभी वांचिंग बेड के पास आई, अपना शरीर मेरे चेहरे के पास झुकाया, उसकी बिखरी हुई लटें मेरे गाल और कान को हल्के से छू गईं और उसने बहुत धीरे से मेरे कान के पास फुसफुसाकर कहा कि उठ जाओ चैन्यू। मेरी चेतना धीरे धीरे लौटी, बाहरी आंखें खोली और सामने वांचिंग खड़ी थी, जिस पर सुबह की धूप पड़ रही थी। वह मुझे बहुत नरम नजर से देख रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं घबरा गया, हड़बड़ाकर उठ बैठा और कल रात की बात याद आते ही शर्म से सिर झुका लिया, जैसे कोई बच्चा गलती कर बैठा हो। फिर धीरे से कहा कि कल रात के लिए सॉरी, शायद मैंने बहुत ज्यादा पी लिया और पता नहीं तुम्हें कितना ट्रबल दिया। लेकिन उसने तुरंत मुस्कुराकर कहा कि कोई बात नहीं, शराब पीने के लिए उसने खुद ही तो मुझे उकसाया था और ड्रंक चैन्यू बहुत क्यूट लग रहा था। फिर उसने प्यार से मेरा सिर छुआ, उसकी दयालु, मैच्योर और विशाल मुस्कान में एक अजीब सा सुकून था। वह बोली कि उठो, ब्रेकफास्ट ठंडा हो जाएगा। वह उठकर चली गई। मैं क्विल्ट हटाकर बेड से नीचे उतरा, बेड के पास रखे अपने कपड़े उठाए और पहन लिए। फिर रूम से बाहर आया, टेबल पर गर्म ब्रेकफास्ट तैयार था। वांचिंग पहले से ही मेरे लिए सब सेट कर चुकी थी। उसका यह ख्याल हर बार की तरह आज भी उतना ही गहरा था, जैसे वह मेरी जिंदगी को चुपचाप सही रास्ते पर वापस ला रही हो। ब्रेकफास्ट खाते खाते उसने बताया कि वह कुछ समय के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रही है और फिर उसने पूछा कि क्या चैन यू इस बीच उसकी बहन का ख्याल रखेगा। मैंने तुरंत कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं, इन सालों में तो मैं हमेशा वांचिंग का ध्यान रखता आया हूँ। उसने पॉरेज की एक बाइट ली और फिर बंद आंखों के साथ मुस्कुराते हुए बोली कि जब बहन बाहर हो तब चैन यू को अपने आप का भी ख्याल रखना चाहिए। ठीक से खाना, ठीक से रहना, चिंता मत करना, मैं ऐसा ही करूंगा। और उसके चेहरे पर वही खूबसूरत मुस्कान तैर गई। ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद उसने मेरे ईटिंग और वॉशअप खत्म करने का इंतजार किया और फिर मुझे स्कूल तक खुद कार से छोड़ने आ गई। आज थोड़ा लेट हो गया था। क्लासरूम पहुंचा तो आधे से ज्यादा बच्चे पहले ही आ चुके थे। मैं अपनी सीट पर बैठा, पहले होमवर्क आगे बढ़ाया, फिर बैग नीचे रखकर चाइनीज टेक्स्ट बुक निकाल ली और अर्ली पढ़ने की तैयारी करने लगा। लेकिन मेरी नजर अपने आप सुमू पर चली गई। उसके चेहरे पर अभी भी कुछ छोटी छोटी चोटों के निशान थे, फिर भी वह कल से कहीं बेहतर लग रही थी। उसका प्यारा साइड फेस हल्का लाल था और वह अब भी सर्दियों में खिली सबसे खूबसूरत प्लम ब्लसम जैसी लग रही थी। उसने खुद मुझसे पूछा कि आज इतना लेट क्यों हुआ। मैंने पल भर सोचा और फिर छुपाने का कोई इरादा नहीं रखते हुए साफ कह दिया कि कल मैं ड्रंक हो गया था। मुझे ये बात हल्की सी भी छुपाने लायक नहीं लगी, क्योंकि मैं अपने अच्छे दोस्त से ईमानदार रहना चाहता था। सुमू ने हाथ में पकड़ी किताब नीचे रख दी और मेरी तरफ साइडवेज देखकर पूछा कि क्या मैं अभी भी शराब पी सकता हूँ। उसने पहले कभी मुझे पीते नहीं देखा था। मैंने कहा कि कल मैंने पहली बार ट्राई किया और सच में मैं शराब पीने में बहुत खराब हूँ। तीसरे ग्लास में ही ड्रंक हो गया। शायद मैंने वांछिंग को बहुत परेशानी दे दी। यह सुनकर सुमू चुप हो गई। उसके चेहरे पर हल्की सी नाराजगी साफ थी, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाई और मैं महसूस कर सकता था कि उसके सीने में कोई गर्म दबा हुआ इमोशन जल रहा है। तभी वह अचानक आगे बढ़ी, मुझे खींचकर पास लाई और ध्यान से देखने लगी कि कहीं उस महिला की कोई निशानी मुझ पर तो नहीं रह गई। मैं थोड़ा खोया सा उसके सामने देखता रह गया और सुमू के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी साफ झलक रही थी, जैसे वह कुछ पूछना चाहती हो लेकिन शब्द नहीं ढूंढ पा रही हो। और बस तभी उसके होंठों से धीमे से निकला, जैसा पहले उसने बस इतना ही कहा कि कुछ नहीं, लेकिन उसकी आवाज के भीतर जो कसाव था वह साफ महसूस हो रहा था। सुमू ने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया, सिर नीचे झुका लिया और काले बालों से अपनी आंखें ढक ली, जैसे वह अपने अंदर उठ रही कठोर बातों को रोक रही हो। फिर उसने अपनी हथेली में राइस बोल को कसकर पकड़ लिया और उसी पल उसके मन में वांछिंग के लिए एक तीखी सी जलन उठी, एक ऐसी डिजायर जो मेरे लिए लड़ने को तैयार थी। उसे बस यह उम्मीद नहीं थी कि सामने वाला इतना स्टबर्न और इतना जल्दी कंट्रोल खोने वाला निकलेगा। शुगर और ऑरेंज जूस की मीठी परत ने मुझे जैसे ट्रैप में खींच लिया हो। उसके दिल में सवाल उठ रहे थे कि चेन यू आखिर उसे कैसे पसंद कर सकता है और
वह लिन वनकिंग जैसी वुमन को कैसे चुन सकता है? वह भीतर ही भीतर मेरी प्रोफाइल का साइड व्यू अपने मन में तौल रही थी, जैसे एक इनविजिबल हैमर उसके सीने पर लगातार चोट कर रहा हो, क्योंकि उसके लिए मैं ही वह ट्रेजर था जिसे वह अपनी हथेली में बंद करके रखना चाहती थी। उसे यह भी पता था कि मैं शायद खुद से कभी कन्फेशन नहीं करूंगा, और चाहे मेरे अंदर सच्चा और साफ लव ही क्यों ना हो, सेल्फ रिस्पेक्ट और रियलिटी मुझे पीछे धकेल सकते थे। इसलिए सुमू को लगता था कि उसे बस इंतजार करना चाहिए था। आखिर कोई मुझे उससे छीन नहीं सकता था, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। सब कुछ उसके कंट्रोल से बाहर फिसल रहा था और वह अब कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वीकेंड पर घर वैसे ही वीरान पड़ा था। खिड़की के बाहर नीचे से पड़ोसियों की आवाजें आ रही थीं और सड़क किनारे बड़े वूटोन ट्री के नीचे कुछ बूढ़े लोग अक्सर बैठकर बातें करते रहते थे। वे जमीन जायदाद से लेकर लोगों तक हर विषय पर बोलते। एक कह रहा था कि वह लड़की बहुत अच्छी है, शिष्ट भी है और सुंदर भी, शायद उसे चेन यू भी पसंद है। अगर वे दोनों सही जोड़ी बन जाएं तो मजा आ जाए। इतना कहकर एक बूढ़ा भावुक हो गया। तभी दूसरे ने उसे झिड़कते हुए कहा कि बकवास मत करो, चेन यू अभी पढ़ने की उम्र में है, अभी तो उसे कुछ साल और लगेंगे। लेकिन पहला फिर अड़ गया और बोला कि क्या जानते हो तुम, वह लड़की साफ तौर पर अच्छे घर से है, हमारे टूटे फूटे मोहल्ले में रहती है, और मेरे हिसाब से तो चेन यू और उसका परिवार फिट ही नहीं बैठता। इस पर दूसरा बूढ़ा हंसकर बोला कि आजकल के जवानों को कुछ नहीं समझता, अब जमाना ही बदल गया है। मोटी कॉटन कोट्स पहने हुए लोग ऐसे ही बात करते रहे और उसी बीच सुमु चुपचाप उनके पास से गुजरी। मैंने एक नजर उसकी तरफ डाली। उन लोगों की बातें मेरे कानों तक आती रहीं, लेकिन उसकी आंखें शांत और गहरी थीं, उनमें कोई लहर नहीं थी। वह कॉरिडोर में घुसी, अंधेरी सीढ़ियां चढ़ी और मेरे घर के सामने जाकर रुक गई। फिर उसने अपने हाथ से डोर पर नॉक किया। मैं डोर खोला तो सामने सुमु खड़ी थी और मैंने आसपास नजर दौड़ाते हुए उसे भीतर आने दिया। फिर पूछा कि वह यहाँ कैसे आ गई। उसने बहुत सहजता से कहा कि अकेले होमवर्क करना बहुत बोरिंग होता है, इसलिए वह मेरे पास आ गई। और वैसे भी कुछ टॉपिक्स थे जिन पर वह मुझसे बात करना चाहती थी, साथ ही मेरी मदद भी कर सकती थी। वह हमेशा की तरह मुस्कुरा रही थी, जेंटल और डिसेंट लग रही थी। उसके हाथ में प्लास्टिक बैग और स्कूल बैग दोनों थे। मैंने कहा कि ठीक है, मैं भी खाली ही हूँ, और उसके लिए डोर तक थोड़ा और खुल गया। मन ही मन एक सरप्राइज सा था कि इतने बेकार दिन में अपनी